जीएम फ्यूचर लाइनर के पीछे की अंधेरी कहानी, वो चलती फिरती प्रोपेगेंडा मशीन जिसने एक गहरा राज छुपाया था। 1940 में जनरल मोटर्स ने 12 ऐसी खूबसूरत गाड़ियां बनाई जो अमेरिका ने पहले कभी नहीं देखी थी। 33 फीट लंबी, 15 टन वजनी, आर्ट डेको क्रोम, कैंडी एप्पल पेंट और एक ड्राइवर की सीट जो ज़मीन से 10 फीट ऊपर थी। उन्होंने इन्हें फ्यूचर लाइनर्स कहा और उन्होंने इन्हें पूरे मुल्क में भेज दिया ताकि आम अमेरिकियों को दिखा सके कि टेक्नोलॉजी कैसा शानदार मुस्तकबिल लेगी। बात यह है कि जब जीएम आपके दादा दादी को फ्यूचर बेच रहा था, कंपनी एक ऐसा माजी छुपा रही थी जिसे पूरी तरह बाहर आने में कई दशक लगने वाले थे। तो शुरुआत से शुरू करते हैं, सिर्फ फ्यूचर लाइनर से नहीं बल्कि उस आदमी से जिसने इन्हें ज़रूरी बनाया। अल्फ्रेड प्रिचार्ड स्लोन जूनियर ने 1923 में जनरल मोटर्स के प्रेसिडेंट का ओहदा संभाला। कंपनी एक कचरा थी, कार ब्रांड्स का एक ऐसा ग्रुप जिनकी ना कोई स्ट्रैटेजी थी, ना कोई कोऑर्डिनेशन और ना ही कोई पहचान। एक दशक के अंदर स्लोन में इसे दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इदारा यानी एंटरप्राइज बना दिया। उसने ये काम असली ज़हानत और बेरहम हिसाब किताब के मेल से किया जो अगली सदी तक अमेरिकन कॉर्पोरेट कल्चर की पहचान बन गया। स्लोन का बड़ा आइडिया धोखेबाज हद तक सिंपल था। हेनरी फोर्ड की तरह सबके लिए एक कार बनाने के बजाय उसने एक सीढ़ी बनाई। सबसे नीचे शेवरले, फिर पॉन्टियाक, ओल्ड्समोबिल, ब्यूइक और सबसे ऊपर कैडिलैक। हर ब्रांड का निशाना एक अलग इनकम लेवल था और आइडिया ये था कि जैसे जैसे आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा पैसा कमाएं, आप जीएम की सीढ़ी चढ़ते जाएं। आप 20 साल की उम्र में शेवी से शुरू करें और रिटायरमेंट पर कैडिलैक लें। जीएम आपको पैदाइश से कब्र तक अपने पास रखेगा। लेकिन स्लोन को कुछ और भी चाहिए था, कुछ ऐसा जो फोर्ड ने कभी सोचा भी नहीं था। उसे चाहिए था कि लोग अपनी कारों से बोर हो जाएं। इसलिए नहीं कि कारें खराब हो गई थी, बल्कि इसलिए कि वो पुरानी दिखती थी। तो उसने हार्ली अर्ल नाम के एक आदमी को नौकरी पर रखा। अर्ल लॉस एंजलिस से था, 1893 में पैदा हुआ। उसके बाप की एक कोच बिल्डिंग शॉप थी जो हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के लिए कस्टम कार बॉडीज बनाती थी। टॉम मिक्स, फैटी आर्बकल, वो लोग जो चाहते थे कि उनकी कारें उनके लाइफस्टाइल की तरह महंगी दिखें। जवान हार्ली मिट्टी को शक्ल देते और कर्व स्केच करते हुए बड़ा हुआ, ये सीखते हुए कि कार सिर्फ एक मशीन नहीं थी, ये एक पहचान थी, एक एहसास था, एक वादा था। वो इंजीनियरिंग के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन लोगों को चीज़ें पसंद करवाने का हुनर जानता था। 1927 में स्लोन अर्ल को डिट्रॉइट लाया और उसे वो चीज़ दी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पहले कभी नहीं थी, एक स्टाइलिंग डिपार्टमेंट। उसने इसे आर्ट एंड कलर कहा। जीएम के इंजीनियर्स मुतासिर नहीं थे, वो इसे ब्यूटी पार्लर यानी खूबसूरती की दुकान कहते थे। वो उसे खूबसूरत तस्वीरें बनाने वाला लड़का कहते थे। वो उसके आइडियाज़ को दिखावा और फजूल समझते थे। अर्ल के आने से पहले कार की बॉडीज पूरी तरह इंजीनियर्स डिज़ाइन करते थे जो खूबसूरती के मामले में बिल्कुल अनाड़ी थे। फिशर बॉडी डिवीजन डिज़ाइन के डिक्टेटर थे और उनका तरीका कैडिलैक के चीफ इंजीनियर के मुताबिक बस एक ब्लैक बोर्ड पर बनी बड़ी ड्राइंग थी, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। अर्ल ने इसे नहीं माना। वो हॉलीवुड से मिट्टी की मॉडलिंग डिट्रॉइट लाया। उसने फ्लैट ड्राइंग्स के बजाय असली साइज के 3D मॉडल्स बनाए। ये एक इनकलाब था और पुराने ख्यालात वाले लोग इससे नफरत करते थे। वो उसे सीरियस नहीं लेते थे। ये एक गलती थी। कुछ ही सालों में अर्ल के डिज़ाइंस फोर्ड की हर चीज़ से ज़्यादा बिकने लगे। कॉन्सेप्ट सिंपल था और आपकी सोच पर है कि ये जीनियस था या मक्कारी। हर साल हर कार का लुक बदल दो, इंजीनियरिंग नहीं, सिर्फ लुक। बयाक्रोम, नए फिन्स, नए रंग। पिछले साल के मॉडल को पुराना दिखाओ, ओनर को महसूस करवाओ कि वो पीछे रह गया है, फिर उन्हें एक नई कार बेचो। उन्होंने इसे प्लान्ड ऑब्सोलेशंस कहा। स्लोन इसे तरक्की कहता था। ये इतना काम कर गया कि 1930 की शुरुआत में जीएम ने फोर्ड को पीछे छोड़ दिया और अगले 70 साल तक नंबर 1 रहा। अब यहाँ से फ्यूचर लाइनर्स कहानी में आते हैं और यहाँ से चीज़ें उलझना शुरू होती हैं। 1933 में जनरल मोटर्स चिकागो वर्ल्ड्स फेयर में सबसे बड़ा प्राइवेट एग्जिबिटर था। उनकी जगह 1,20,000 स्क्वायर फीट थी, जिसमें 177 फीट का टावर था और ऊपर नियॉन से जीएम लिखा था जो मीलों दूर से दिखता था। भीड़ बहुत ज़्यादा थी। स्लोन ने देख लिया कि इस तरह का तमाशा क्या कर सकता है। ये सिर्फ एडवर्टाइजिंग नहीं थी, ये लोगों की सोच को बदल रहा था कि मुस्तकबिल कैसा होगा और उस मुस्तकबिल में जीएम ही ड्राइविंग सीट पर होगा। तो 1936 में जीएम ने वो शुरू किया जिसे उन्होंने परेड ऑफ प्रोग्रेस कहा, एक चलता फिरता शो, एक रोलिंग वर्ल्ड्स फेयर जो साइंस और टेक्नोलॉजी के करिश्मे सीधे छोटे शहरों के अमेरिकियों तक लाता था। पहले वर्जन में 8 कस्टम गाड़ियां थी जिन्हें स्ट्रीमलाइनर्स कहा गया। उन्होंने दर्जनों शहरों का दौरा किया, 1 मिलियन से ज़्यादा लोग उन्हें देखने आए। ये हर लिहाज से कामयाबी थी। लेकिन स्लोन को कुछ बड़ा, बेहतर और ज़्यादा प्रभावशाली यानी इम्प्रेसिव चाहिए था। वो ऐसी गाड़ियां चाहता था जो लोगों को वहीं रोक दें। तो उसने हार्ली अर्ल से कहा कि कुछ ऐसा डिज़ाइन करे जो दुनिया ने कभी ना देखा हो। अर्ल ने कर दिखाया। 12 फ्यूचर लाइनर्स पॉन्टियाक मिशिगन में एक बस असेंबली लाइन पर बनाए गए। ये किसी पुरानी गाड़ी पर बेस नहीं थे, इन्हें शुरुआत से डिज़ाइन किया गया था और हर डिज़ाइन फैसला लोगों को हैरान करने के लिए था।
33 फीट लंबी, 8 फीट चौड़ी, 11 फीट ऊंची बॉडी। ड्राइवर एक बीच में बने कॉकपिट में बैठता था जिसमें एक पैनोरामिक विंडशील्ड थी जो जमीन से 10 फीट ऊपर थी। बॉडी बिल्कुल आर्ट डेको स्ट्रीमलाइंड ऐसी डिजाइन थी जो 1940 के लोगों को लगती थी कि वो 21वीं सदी की कोई चीज देख रहे हैं। गहरे लाल साइड पैनल्स, सफेद छत और दोनों तरफ बड़े क्रोम पैनल्स जो खुलकर एग्जीबिशन स्टेजेस बन जाते थे। हर गाड़ी एक अलग थीम लेकर चलती थी। जेट इंजन्स, माइक्रोवेव ओवन्स, स्टीरियोफोनिक साउंड, टेलीविजन, वो टेक्नोलॉजीज जो 1941 में अक्सर अमेरिकियों ने कभी नहीं देखी थी। शुरुआत में इनमें 4 सिलेंडर डीजल इंजन और 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन था। टॉप स्पीड मुश्किल से 40 मील प्रति घंटा थी। ये तेज नहीं थी, उन्हें होने की जरूरत भी नहीं थी। उनका काम बस आपके शहर में ऐसे आना था जैसे कोई स्पेसशिप उतरी हो, और उस काम में वो परफेक्ट थी। एक बात जो ज्यादा नहीं बताई जाती, आगे के पहिए डुअल व्हील्स थे और पीछे के भी डुअल। टोटल 8 व्हाइट वॉल टायर्स। इसका वजन 15 टन था और इस साइज की चीज को 1940 की स्टीयरिंग और ब्रेक्स के साथ चलाने के लिए बहुत माहिर ड्राइवर चाहिए था। उस जमाने में पावर स्टीयरिंग नहीं थी, बस ब्रेक्स का मशवरा होता था। ब्रेक्स बहुत कमजोर थे। दूसरी परेड ऑफ प्रोग्रेस 1941 की शुरुआत में 12 फ्यूचर लाइनर्स के साथ निकली, जिसमें 32 सपोर्ट व्हीकल्स और 50 जवान कॉलेज ग्रेजुएट्स का स्टाफ था। ये लोग रैंडम नहीं चुने गए थे, जीएम ने इन्हें खुद चुना था। साफ सुथरे जवान लड़के जिन्हें ड्राइवर और एम्बेसडर दोनों बनने की ट्रेनिंग दी गई थी। उन्होंने मैचिंग यूनिफॉर्म्स पहनी थी। वो सब कुछ रिप्रेजेंट करते थे जो जीएम चाहता था कि अमेरिका उनके बारे में सोचे। सोचिए 1941 के किसी छोटे शहर के इंसान की नज़र से। एक सुबह ये काफिला आता है, 12 लाल मशीनें जो किसी बक रॉजर्स की फिल्म से निकली लगती हैं। गाड़ियां एक घेरे में पार्क होती हैं, बीच में एक बड़ा टेंट लगता है, एरोडोम, जिसमें 1500 लोग आ सकते थे। फिर क्रोम पैनल्स खुलते हैं और हर गाड़ी एक स्टेज बन जाती है। कहीं एक माइक्रोवेव ओवन बिना आग के अंडा पका रहा है, साबित करने के लिए नीचे पेपर रखा जाता था जो नहीं जलता था। कहीं एक जेट इंजन है, कहीं टेलीविजन। 1 साल से कम वक्त में 43 शहरों में 3 मिलियन से ज्यादा लोग आए। जीएम के प्रेसिडेंट ने इसे वतनी और हौसला अफजा करने वाला काम कहा। लेकिन असलियत ये है कि जब ये चमकदार लाल गाड़ियां टेक्नोलॉजी का मौजज़ा दिखा रही थी, वही कंपनी कुछ ऐसे काम कर रही थी जो बिल्कुल भी फोटोजेनिक नहीं थे। चलिए बात करते हैं कि जीएम 1941 में असल में क्या कर रहा था। शुरुआत करते हैं जर्मनी से। जीएम ने 1929 में जर्मनी का सबसे बड़ा ऑटोमेकर एडम ओपेल खरीदा था। 1930 के दरमियान तक ओपेल, जो जीएम की मलकियत था, जर्मनी की 40% गाड़ियां बना रहा था। उनका सबसे बड़ा कस्टमर जर्मन परिवार नहीं थे, बल्कि वेयरमार्क्ट यानी हिटलर की फौज थी। जीएम इसमें गलती से नहीं फंसा था, वो जानबूझकर शामिल थे। 1935 में जीएम ने ब्रैंडनबर्ग में एक नया ट्रक फैक्ट्री बनाने का फैसला किया, उनकी जगह पर जहां मिलिट्री ने मशवरा दिया था कि दुश्मन के हवाई हमले से बचा जा सके। वो जर्मन फौज से मशवरा ले रहे थे कि फैक्ट्री कहाँ बनाएं ताकि एलाइज उस पर बॉम्ब न गिरा सके। 1937 तक 17% ओपेल ट्रक सीधे नाजी मिलिट्री को जा रहे थे। 1938 तक ये 29% हो गया। ब्लिट्स ट्रक हिटलर की ब्लिट्सक्रीग यानी बिजली की तरह हमले का खास हिस्सा बन गए। सिर्फ ट्रक्स नहीं, जीएम ने जर्मनी को टेट्राएथिल लेड बनाने की टेक्नोलॉजी दी जो गैसोलीन का ऑक्टेन बढ़ाने के लिए जरूरी थी। जंग के कई साल बाद नाजी आर्मामेंट चीफ एल्बर्ट स्पीयर ने बताया कि जर्मनी 1939 में पोलैंड पर हमला कभी नहीं कर सकता था अगर उनके पास वो एडिटिव न होता। 1938 में जीएम के ओवरसीज ऑपरेशंस के हेड जेम्स मुनी को अडोल्फ हिटलर ने खुद ऑर्डर ऑफ द जर्मन ईगल दिया। स्लोन को सब पता था कि जर्मनी में क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन कैंप्स, जुल्म, सब कुछ। जब एक शेयर होल्डर ने स्लोन से सवाल किया तो स्लोन का जवाब साफ था, ऐसे मामले जनरल मोटर्स के मैनेजमेंट का काम नहीं है। तो जब फ्यूचर लाइनर्स अमेरिकियों को कल के सपने दिखा रहे थे, जीएम की फैक्ट्रीज जर्मनी में उस फौज के लिए ट्रक्स बना रही थी जो पूरे यूरोप को रौंदने वाली थी। जब जंग शुरू हुई तो उन्हीं प्लांट्स में लुफ्टवाफे के बॉम्बर्स के इंजन्स, लैंड माइंस और टॉर्पीडो डेटोनेटर्स बनने लगे। ओपेल जमीन पर ट्रक्स बना रहा था, आसमान में बॉम्बर्स और समुद्र में टॉर्पीडो। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में स्लोन ने रूजवेल्ट की जंग की तैयारियों में रुकावट डालने की कोशिश की। बाद में जब जीएम अमेरिकन वॉर एफर्ट में शामिल हुआ तो जंग के बाद जीएम ने उन फैक्ट्रीज के नुकसान के लिए $33 मिलियन का हर्जाना लिया, वो फैक्ट्रीज जो दुश्मन के लिए हथियार बना रही थी। अब बात करते हैं कि अमेरिका के अंदर क्या हो रहा था। फ्यूचर लाइनर सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बेच रहे थे, वो एक खास किस्म का मुस्तकबिल बेच रहे थे जो सिर्फ कार के गिर्द घूमता था। 1936 में जीएम ने दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर नेशनल सिटी लाइंस बनाई, जिसका मकसद पूरे अमेरिका में लोकल ट्रांजिट सिस्टम्स यानी स्ट्रीट कार्स या ट्रैम्स को खरीदना था। उन्होंने 25 शहरों में स्ट्रीट कार्स खरीदी, ट्रैक्स उखाड़ दिए और उनकी जगह जीएम की डीजल बसें चला दी। जब बसें कम पॉपुलर हुई तो लोग मजबूर हो गए कि वो अपनी कार खरीदें। 1949 में जीएम को इस साजिश के लिए मुजरिम करार दिया गया, लेकिन फाइन सिर्फ $5000 था, एक फ्यूचर लाइनर के क्रोम से भी कम।
और फिर मजदूरों की कहानी है। दिसंबर 1936 में जब परेड ऑफ प्रोग्रेस लॉन्च हो रहा था, फ्लिंट मिशिगन के मजदूर एक अलग जंग की तैयारी कर रहे थे। जीएम की फैक्ट्रीज में काम करना अजाब था। गर्मी 100 डिग्री से ऊपर होती थी। अगर आप तेज रफ्तार असेंबली लाइन का साथ नहीं दे पाते थे तो आपको निकाल दिया जाता था। स्लोन मजदूरों पर नजर रखने के लिए जासूस यूज करता था। 30 दिसंबर 1936 को मजदूरों ने फैक्ट्री के अंदर ही बैठने का फैसला किया। 44 दिन तक वो फैक्ट्री के अंदर रहे। जीएम ने हीट काट दी, बिजली काट दी, खाना रोकने की कोशिश की। पुलिस ने हमला किया, लेकिन मजदूरों ने कार के हिंजेस और फायर होजेस से मुकाबला किया। इसे द बैटल ऑफ रनिंग बुल्स कहा गया। आखिरकार जीएम को झुकना पड़ा और यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स को मानना पड़ा। उसके 4 साल बाद ही वही फ्यूचर लाइनर्स शहरों में घूमकर दिखा रहे थे कि जीएम कितना अच्छा है। इंजीनियरिंग के हिसाब से फ्यूचर लाइनर्स कमाल के थे। हर एक को हाथ से बनाया गया था। उनके पास अपना 200 किलोवाट का जनरेटर था। जब 1953 में दोबारा शो शुरू हुआ तो उनमें एसी लगाया गया और इंजन्स बेहतर किए गए। लेकिन 1950 के दरमियान तक टेलीविजन ने सब बदल दिया। जब टीवी पर ही फ्यूचर दिख रहा था तो कोई बाहर क्यों जाता।